नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा वेदांता के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर वेदांता क्यों नहीं बढ़ता है, क्यों वेदांता हमेशा से एक अंडररेटेड कंपनी रहती आई है। क्योंकि वेदांता का बिजनेस ज़बरदस्त है, इसके प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स ग्रोथ, हर एक चीज़ों में दोस्तों वेदांता बहुत ही अच्छा अपना एक परफॉर्मेंस देती आई है, लेकिन इसके स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा घटिया है। आज वेदांता हार्डली 80-85 रुपीज़ के भाव पर आ चुकी है। तो ऐसे में वेदांता को लेना चाहिए ये भी या नहीं, आज मैं ये भी बात करने वाला हूं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसके जड़ पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आज मैं YouTube पे अगर देखने जाऊं तो आज तरह तरह के लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, लेकिन 20 से लेकर 25 मिनट के वीडियो में दोस्तों पूरी कंपनी की बायोग्राफी खोल डालते हैं, जिस वजह से कोई सामने वाला ऑडियंस भी दोस्तों बहुत कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि एक नज़रिए से मैं भी जब कोई वीडियो देख रहा था तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अब ऐसे में होता क्या है दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ऐसे में होता क्या है कि अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है तो वो हर एक चीज़ों को देख लेता है, हर एक चीज़ों को, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं भी होती। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई कंपनी में ये चीज़ देखनी भी चाहिए। मान लो कि अगर कोई कंपनी का इस साल का कर्ज है 50,000 करोड़, अगले साल वो हो जाएगा 70,000 करोड़, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन क्या ये कंपनी के भाव को बढ़ने से रोकेगी? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कंपनी के कर्ज के बढ़ने से अगर कंपनी के भाव डेप्रिशिएट होते तो आज रिलायंस बहुत ज़्यादा गिर चुकी होती, क्योंकि रिलायंस पिछले कुछ सालों में अंधाधुंध पैसा कर्ज पे लेती आई है। अब दूसरी बात तो ये कि अगर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ती है ईयर ओवर ईयर तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई। अगर कंपनी के प्रॉफिट घट जाते हैं तो एक नेगेटिव न्यूज़ है, और अगर कंपनी के एसेट्स वैल्यू घटते हैं या फिर और भी कोई चीज़ें घटती हैं तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। अब ऐसे में होता क्या है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ये नेगेटिव न्यूज़ है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ये नेगेटिव न्यूज़ है। ऐसा करते 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 अगर पॉजिटिव का पल्ला भारी हो गया तो समझ जाओ कि कंपनी लेने लायक है। ऐसे में दोस्तों लोग रिजल्ट देते हैं अपना, और ऐसे में अपना रिव्यू देते हैं, जो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ऐसी कोई बात ही नहीं होती। कंपनी के रेवेन्यू देख लिए आपने, लेकिन कंपनी वो रेवेन्यू कमाती कहाँ से है वो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो में वही देखने वाला हूँ, वेदांता का दोस्तों मैं वही एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं कोई भी ये सब कुछ चीज़ें देखने नहीं वाला हूँ, कर्ज कितना है, एम्प्लॉय कितने हैं, क्विक रेशियो या फिर कैश रिजर्व, कैश फ्लो, कुछ भी देखने नहीं वाला हूँ। वहाँ से आपको सारे के सारे फंडामेंटल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर वेदांता के बिजनेस के बारे में बात करूं तो वेदांता दो सेक्टर में अपना बिजनेस करती है। पहला मेटल सेक्टर, दूसरा एनर्जी सेक्टर। मेटल सेक्टर में जिंक, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, आयरन और जैसे सेगमेंट में वेदांता काम करती है। एनर्जी सेक्टर में ऑयल, गैस एंड पावर सेक्टर में काम करती है। अब ऐसे में हम ये देख लेंगे कि वेदांता को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है। तो ये तीन सेक्टर हैं दोस्तों। वो सेक्टर ये है, ऑयल एंड गैस, जिंक सेक्टर और एल्यूमिनियम सेक्टर वेदांता के टोटल एबिटडा का, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का 90% कंट्रीब्यूशन देती है। मतलब ये तीन सेक्टर पे वेदांता टिकी हुई है। बाकी के सारे सेक्टर जैसे कॉपर, आयरन और स्टील सेक्टर और भी कई सारे सेक्टर हो गए, पावर सेक्टर, ये सारे सेक्टर को मिलाकर वेदांता को हार्डली 10% का एबिटडा मिलता है। अब ऐसे में हम सिर्फ तीन सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो रहेगा जिंक सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और एल्यूमिनियम सेक्टर। अब दोस्तों, अगर जिंक के बारे में बात किया जाए तो पिछले साल जिंक से वेदांता की कमाई हुई थी 11,298 करोड़, मतलब 11,298 करोड़ वेदांता का एबिटडा था फिस्कल ईयर 2019 का। ऐसे में ऑयल एंड गैस का टोटल एबिटडा था 7,656 करोड़ और एल्यूमिनियम सेक्टर से वेदांता ने कमाए थे 2,202 करोड़। मतलब आपको ये तीन सेक्टर के कमाई दिख गई, और बाकी जितने भी सेक्टर बचे हुए हैं वो आप पॉज करके वीडियो देख लो कितने कितने कमाई हुई है। अब इसमें होता क्या है कि जिंक का दोस्तों भाव था 2018 के मार्च में तकरीबन 215 रुपया, और 2019 के ख़त्म होते होते ये जिंक का भाव 206 रुपये पर आ चुका। लेकिन ये प्राइस 215 से 206 पर ही नहीं आया, ये प्राइस 165 तक गया। यानी ये साल में देखो ये प्राइस हमेशा से गिरता आया है, जिस वजह से वेदांता के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन आया।
जो आप इसके प्रॉफिट में ही देख सकते हो। अब दूसरी बात तो ये कि कच्चा तेल का भाव 2018 में 4,000 रुपये का था, वो 5600 रुपये तक पहुंच गया और अभी ये 4500 रुपये के भाव पर तकरीबन हमको देखने को मिल रहा है। तो वेदांता के लिए कच्चा तेल ने एक अच्छा सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, एक अच्छा मतलब इसके प्रॉफिट को एक सपोर्ट दिया इसने कि अच्छा प्रॉफिट बन सके, क्योंकि जिंक का भाव दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त गिरा तो क्रूड ऑयल के भाव ने इसको थोड़ा उठाया। अब एल्यूमिनियम के बारे में दोस्तों क्या इतना बात करूं, ऐसा आप हर एक सेक्टर का प्राइस देख सकते हो, हर एक कमोडिटीज़ का प्राइस देख सकते हो। एल्यूमिनियम का प्राइस दोस्तों पिछले सालों में एक स्टेबल ही रहा है, ऊपर नीचे रहा है। एल्यूमिनियम सेक्टर दोस्तों वेदांता के प्रॉफिट मार्जिन में हार्डली 9% का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। इसलिए हम अगर ऑयल एंड गैस और जिंक सेक्टर को ही देख लेंगे तो काम बन जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों बाकी सारे सेक्टर्स तो आप ऐसे देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 10% का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। ऐसे में आप ये सेक्टर ऐसा नहीं कि नज़रअंदाज कर दो, ये सेक्टर को भी आपको देखना पड़ेगा। अब ऐसे में दोस्तों फ्यूचर्स के बारे में बात किया जाए, इसमें मतलब फ्यूचर प्लान इसका, फ्यूचर में आखिर इसके क्वार्टर रिजल्ट कैसे होने वाले हैं। तो अभी हाल ही का क्वार्टर रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं, दिसंबर का आया, उसके बाद से मार्च का क्वार्टर रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो मार्च में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो हमको क्या देखने के लिए नज़रिया चाहिए। इसमें दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि दिसंबर के एंड से लेकर मार्च के एंड तक कमोडिटीज़ के प्राइस कितने गिरे या बढ़े। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं वापस से जिंक का भाव देखता हूं तो दिसंबर में जिंक का भाव था तकरीबन 181 रुपीज़ का, जो 123 रुपीज़ तक गिर गया और ये डेप्रीशिएशन तकरीबन 30% तक का हुआ है जिंक के भाव में। मतलब जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, जिंक तकरीबन 50% तक का कंट्रीब्यूशन देता है EBITDA में वेदांता के, तो मतलब जो सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है उसका भाव ही 30% गिर गया। दूसरी बात, अब आएंगे कच्चे तेल के बारे में। कच्चा तेल का भाव था दोस्तों दिसंबर में 4600, जो सीधा 1400 रुपये पर आ चुका है, यानी 70% इसका भाव गिर गया। मतलब 30-40% कंट्रीब्यूशन ये भी देता है सेक्टर, तो इसका भाव भी गिर गया। और अगर नेचुरल गैस का भाव देखा जाए तो 159 रुपीज़ का भाव था नेचुरल गैस का दिसंबर में, जो अभी हो गया है 118 रुपीज़ पे। मतलब ये भी 26% गिर गया। मतलब ऑयल एंड गैस और जिंक दोनों सेक्टर मिला के तकरीबन वेदांता को 80% का EBITDA देते हैं और ये दोनों सेक्टर ही ज़बरदस्त पिट गए। अब इसमें भी दोस्तों वेदांता सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करती है। तो इसमें दोस्तों वेदांता के लिए हमको डॉलर के भाव भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एक्सचेंज जो होता है वहाँ से भी वेदांता को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो अगर डॉलर का भाव देखा जाए तो डॉलर का भाव दिसंबर में था 70 रुपये का, जो अभी आ चुका है 76 रुपीज़ का। मतलब ये भी 9% बढ़ गया। मतलब हर एक चीज़ों में दोस्तों कमोडिटीज़ के भाव घटे हैं तो डॉलर के भाव बढ़े हैं। मतलब वेदांता के लिए टोटल 100% ये नेगेटिव न्यूज़ है। और बाकी सारे कमोडिटीज़ भी देख लूँ, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, जैसे और भी सारे कमोडिटीज़ देख लो, आयरन हो गया, जैसे स्टील हो गया, सबके भाव गिर चुके हैं। मतलब कहीं से भी इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर हमारे सामने नहीं आई है, जिस वजह से ये सेक्टर का, माफ़ कीजिएगा, जिस वजह से ये कंपनी का ये साल का क्वार्टर रिजल्ट यानी मार्च का क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही खराब आने वाला है। लॉस नहीं होगा, मतलब EBITDA तकरीबन 30-40% तक तो गिर ही सकता है। दोस्तों हमने यहीं से देखा कि वेदांता का बिजनेस कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड है। मतलब ये कमोडिटीज़ के प्राइस हमेशा से बढ़ते ही नहीं आए हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लूँ, दूध के दाम 2 साल पहले 40 रुपये थे तो आज आपको 60 रुपये लीटर मिलते हैं। सब्जियों के दाम 10 रुपये किलो आलू मिलता था, आज 20-30 रुपये किलो आलू मिलने लगा है। प्याज के दाम 5-10 रुपये मिलता था, वो भी आज 20-30 रुपये किलो मिलने लगा है। जैसे दही हो गया, दूध हो गया, जैसे कोई नॉनवेज ही हो गया, मान लो 100 रुपये किलो मुर्गा हो गया, आज 200 रुपये किलो मिलता है। जैसे कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ें हो गई, सब्जियां हो गई, राशन पानी हो गए, हर एक चीज़ें बढ़ती ही रहती हैं। लेकिन कमोडिटीज़ मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 10 साल पहले अगर कोई चीज़ का प्राइस 100 रुपये था तो आज वो 20 रुपये भी हो सकता है, या 10 साल पहले जो 20 रुपये था आज वो 100 रुपये भी हो सकता है। जैसे कच्चा तेल का एग्जांपल ही ले लो, $120 प्रति बैरल का दाम था कच्चा तेल का कुछ सालों पहले, आज वो हार्डली $20 प्रति बैरल पे आ चुका है। ऐसे ही कई तरह के और भी कमोडिटीज़ ले लो, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, निकल, जैसे कई सारे और भी मेटल ले लो, जैसे गोल्ड, सिल्वर भी हो गए।
ऐसे सेक्टर्स में भी दोस्तों हर एक कमोडिटीज़ के दाम हमेशा से बढ़ते ही नहीं है, ये घटते भी हैं। ये एक ऐसे सीरीज़ में चलते हैं, ये हमेशा से जे कर्व में नहीं चलते हैं। ये हमेशा से या ना गिरते हैं ना एकदम बढ़ते हैं, ये एकदम स्टेबलाइज कंडीशन में रहते हैं, या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, या तो अपने अलग ही बिहेवियर से ये लोग वर्क करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में ये कंपनी के प्रॉफिट तो इनके दामों से ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे में कमोडिटीज़ के प्राइस विल डायरेक्टली इफेक्ट द प्राइस ऑफ वेदांता एज वेल। मतलब वेदांता के प्रॉफिट उससे इफेक्ट होंगे तो वेदांता का स्टॉक प्राइस भी उसी से इफेक्ट होगा। मतलब आज समझ लो कमोडिटीज़ के दाम जैसे जिंक का, नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल का दाम अचानक से घट गया तो वेदांता घटने वाला है। आज जैसे मान लो उठ गया तो वेदांता उठने वाला है। कमोडिटीज़ के प्राइस से वेदांता को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वेदांता का ऑलमोस्ट नहीं पूरा बिजनेस उसी से रिलेटेड है। इसीलिए दोस्तों वेदांता, यही रीज़न है कि वेदांता कभी से आज तक बढ़ नहीं पाई है। वेदांता को हर एक कमोडिटीज़ के प्राइस हमेशा से गिराते आए हैं। अब ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि हमको ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये एक मंद बुद्धि वाली बात होगी कि आज हम कह दें कि आज वेदांता 80-85 रुपीज़ का है तो 200-500 रुपये तक पहुँच सकता है। ये कमोडिटीज़ के प्राइस पर डिपेंड रहता है कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी के हालात देखे जाएं तो लॉकडाउन का समय है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन लॉकडाउन तो एक रीज़न, ये बहाना हो गया। ऐसे में हमको देखना ये है कि अभी हमने आपको बताया कि कमोडिटीज़ के दाम ये क्वार्टर में बहुत तेज़ी से गिरे हैं, डॉलर का दाम बढ़ा है। ये हर एक चीज़, हर एक सेक्टर वेदांता के अपोजिट में है, मतलब वेदांता को गिराएंगी। ये क्वार्टर का रिजल्ट 30-40% डाउन ही जाएगा। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन का समय है, मार्केट में करेक्शन तो आना ही है। कोई भी स्टॉक हो वो उठेगा तो 100%, वोलेटाइल मार्केट है, कभी ना कभी वो उठेगा ही। ऐसी बात नहीं है कि वेदांता का क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया तो वेदांता 80 से लेकर 40 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मार्केट करेक्शन हो रहा है मार्केट में, ऐसी कोई भी रीज़न नहीं है जो वेदांता को गिराएगी। क्वार्टर रिजल्ट खराब है इसका ये मतलब नहीं कि वेदांता का 50% प्रॉफिट घट गया तो 50% स्टॉक प्राइस गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वेदांता के प्राइस थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, लेकिन वेदांता में करेक्शन आएगा। लॉकडाउन को लेकर कोरोना वायरस का इंपैक्ट वेदांता पे भी होगा, हटेगा तो वेदांता भी 150 तक छू सकता है, लेकिन 200 रुपये तक जाना वेदांता के लिए अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। इसीलिए वेदांता में दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के लिए हम एक अच्छा दाव नहीं लगा सकते। हाँ, डिविडेंड के मामले में वेदांता आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर देने वाली है, इसके लिए तो आप बेफिक्र रहो। लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा के देगी तो ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों वेदांता के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल मैं न्यूट्रल रेटिंग दूंगा वेदांता को, ले लो, लेकिन अच्छा प्रॉफिट मतलब 2-4-5 सालों के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। डिविडेंड कमा सकते हो, कमोडिटीज़ के प्राइस पर ये स्टॉक चलता है। कमोडिटीज़ के प्राइस 5 साल बाद कैसे होने वाले हैं मैं तो बता नहीं सकता, या फिर कल को क्या हो जाएगा ये भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों एक दिन में कच्चा तेल किसी ने कभी सोचा नहीं था कि 30% तक गिर जाएगा, लेकिन वो गिरा और वेदांता, ONGC, ऑल इंडिया जैसे स्टॉकों को बहुत ज़्यादा मार पड़ी। तो इसीलिए दोस्तों मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कमोडिटी सेक्टर के ये सारे स्टॉक हैं जिस वजह से हमें थोड़ा डर के रहना पड़ेगा ये स्टॉक से। इसीलिए थोड़ा अगर नेगलेक्ट कर सको तो कर लो, लेकिन 80-85 रुपीज़ का भाव है, 150 रुपये तक तो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट करेक्शन और लॉकडाउन के चलते इतना तो आ ही जाएगा कि ये 150 तक तो खींच के चला जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कॉन्टेंट्स और बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।